एक चैनल है, दैट इज इंटरनेट, दैट इज गूगल मीट, उसके थ्रू हम और आप कनेक्टेड हैं, आपस में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल, जहां पे एक तरफ से दूसरे तरफ भी मैसेज जा रहा है और दूसरे तरफ से मेरे पास भी आ रहा है, यानी हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, यू नो शेयरिंग कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन का, कंटेंट का, तो ये क्या है, ट्रांजेक्शनल। ठीक है। इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है गाइस कि ये भी ट्रांजेक्शनल मॉडल की तरह ही है, लेकिन इंटरेक्शनल मॉडल थोड़ा फिजिकल होता है और इट फोकसेस मोर ऑन इंटरेक्शन एंड लेस ऑन मैसेज। जैसे इंटरेक्शनल मॉडल का क्या मतलब होता है ना कि ये मैसेज ओरिएंटेड नहीं होता है। मैसेज ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं इन डेप्थ, अभी हमारा डिस्कशन मान लीजिए किसी एक विषय पे हो रहा है, उस विषय पे गहराई से हम लोग चिंतन डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रांजेक्शनल मॉडल होगा। लेकिन जब हम एक ऐसे ही फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, मतलब हमारा मेन पर्पस है कि हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या मैसेज नहीं है हमारे पास, बस हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में वो इंटरेक्शनल मॉडल होता है। ठीक है। ये ज्यादातर फिजिकल फिजिकल मतलब ऑफलाइन मोड में हम लोग कई बार खास करके इंटरेक्शन करते हैं, और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच, बट ये इट फोकसेस मोर एन इंटरेक्शन रेदर देन मैसेजेस। तो मैसेज से ज्यादा इसमें एक परिचय और एक इंट्रो है ना, थोड़ा इनफॉर्मल होता है इन सेंस इंटरेक्शनल मॉडल। हॉरिजॉन्टल आपको पता ही है गाइस, सेम हायरार्की में होगा ना, जैसे अभी हम ऑलमोस्ट सभी लोग एक ही हायरार्की में, सब एक जैसे लोग हैं, तो हम लोग क्या है गाइस, हॉरिजॉन्टल, मतलब जहाँ पे किसी सेम सेम कैटेगरी पे लोग हैं, तो आपस में हम लोग किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल। और लीनियर मॉडल क्या होता है गाइस, वन वे, जिसको आप सॉलिलॉकी कहते हो ना, वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे फीडबैक का कोई मतलब स्कोप ही नहीं है, वन वे है ना। जैसे मान लीजिए कि वन वे का मतलब क्या हुआ, जैसे आप न्यूज देखते हो, या मान लीजिए कोई ऐसी बड़ी पब्लिक एड्रेस हो रहा है, खास करके मास कम्युनिकेशन में, अब किसी न्यूज को आप देख रहे हो, तो उससे तो आपको मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन आप उसको इमीडिएट तो कोई फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं देख सकते ना। अगर आप टेलीविजन पे कोई चीज देख रहे हो, मान लीजिए आपने टेलीविजन पे कोई चीज देख रहे हो, आप न्यूज देख रहे हो या कुछ भी, अगर आपको कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई डाउट हुआ, तो इमीडिएट तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, मेल करोगे, फिर उसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वन वे है ना। तो इसका जो आंसर होगा इस ट्रांजेक्शनल मॉडल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा फॉर्मल है और बेसिकली ये टॉपिक ओरिएंटेड है, थीम ओरिएंटेड है, किसी विषय पे केंद्रित है, जिस विषय को लेके स्टूडेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ना, और फिर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा फॉर्मल भी है, तो ऐसे में ट्रांजेक्शनल मॉडल होगा। ठीक है, नहीं तो इंटरेक्शनल भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल है और टॉपिक ओरिएंटेड है, टॉपिक यहाँ पे बोला गया है साइन, तो इसलिए ट्रांजेक्शनल मॉडल ज्यादा उचित होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा, 2 8 26 62 122 212 एक्स, एक्स में आपको बताना है कि एक्स यहाँ पे क्या होगा। बताइए। बी। बी 338। यस सर, ऑप्शन नंबर बी सर, 338। तरीका क्या है, तरीका बताइए क्या है, क्या तरीका है। 2 दूना 4 दो 8, 8 दूना 16 2, मतलब 2 से गुना करके 2 जोड़ दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं मैम, 8 दूनी 16 और 2 तो 18 होता है ना, ये तो 26 है। सर 3 से गुना सर, 3 सॉरी सर, 3 से गुना, टू 2 तिया टू 6 2 प्लस 8। सर 6 2 8 होंगे ना, तो 6 6 का होगा सर। 2 से गुना करेंगे 3 को, 2 तिया 6, 8 तेरी 24, 2 26, 26 तिया फिर जोड़ देंगे ऐसे करके। 26 तिया तो 78 होता है मैम, 78 3 81 होता है, 26 3 जा 78 होता है। हाँ
3 से गुना करके सब में 2 जोड़ दिया जाता है। 18 18 दूनी 36 26 को 3 से गुना करिएगा मैम तो 78 होता है ना। 26 या 78 प्लस 2 80 होगा ना। क्या होना चाहिए बताइए। इसका आंसर वैसे 338 ही होगा जो आप बता रहे हैं। वैसे आंसर तो ठीक है, आंसर तो 338 ही है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए। देखिए इकाई अंक जो है ना सर, आगे वाला अंक। अच्छा ठीक। देखिए देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ देखिएगा इस 2 और 8 में कितने का गैप है, 6 का है अरे ना। सर 6 का सर 6 का सीक्वेंस वाइज करेंगे सर। 8 और 26 में कितने का गैप है, 18 8 26। यस सर। 26 और 62 में कितने का गैप है बताइए। यस 36 26 और 62 में कितने का गैप होता है बताइए बताइए जल्दी। 12 में 6 गया 6 और 36। 62 और 122 में कितने का गैप है। 12 में 2 में 2 गया 0। सर 60 8 का 60। 122 और 212 में कितना गैप है, 90 90 का। ठीक है, यानी गाइस ये हो गया। आप देखो पूरा 6 का टेबल हो गया, देख रहे हैं। 6 तिया 18, 6 36, 6 दही के 60 है ना। तो इसको और देख लो गाइस। अब एक ट्री और बनाओ। 6 और 18 में कितना गैप है, 12 का। 18 और 36 में 18 का। 36 और 60 में कितना गैप है, 36 10 46 24 का। और इसमें 30 का। देख रहे हो लास्ट में देखो कितना गैप आ रहा है, सब में देखो 6 का आ गया। 18 6 24, 24 और 6 30। तो गाइस इसको जोड़ो ना, 30 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर 36 हो जाएगा। यस सर। और 90 में 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, ऐसे में गाइस 212 में 126 जोड़िएगा ना तो 338 आएगा यहाँ पे, है ना। यानी गाइस ये बेसिकली ट्री मेथड से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। यहाँ पे क्या है ना गाइस कि हम लोगों को ये गैप देखना था कितने का गैप है। जैसे 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है, 8 और 26 के बीच में 18 का गैप है, 26 और 62 के बीच में देखिए 36 का गैप है। 62 मतलब माइनस करते चलिए तो इतना आ गया। फिर इसके नीचे एक और देखो भैया कि कितना कितना, 6 और 18 में 12 का गैप, फिर 18 36 में 18 का गैप, 36 और 60 में 24 का गैप, 60 और 90 में है ना 24। फिर देखो 12 सब में 6 का। तो इस तरह से जोड़ते जाओ। ये 30 था तो 30, 6 का गैप है तो 30 और 6 36 हो गया। यहाँ पे 90 था तो 90 में 36 जोड़िए तो ये हो गया 126। तो लास्ट में वो जोड़ दिया। मतलब बेसिकली ये ट्री मेथड इसको हम कहते हैं। इसको क्या हम क्या कहते हैं, ट्री मेथड। ठीक है, समझ में आया या एक बार और बनाऊं, आपको बना के दिखाऊं। सर एक बार बता दीजिए। बना के दिखा दीजिए। यस सर, बना के दिखा दीजिए। रुकिए एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। लाइट थोड़ा आने दीजिए, लाइट ही बात चला गया, एक सेकंड में आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड वेट करिए। मैं थोड़ा सा वर्बली बताता हूँ, लाइट आ जाएगा अभी। यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा वर्बली बता रहा हूँ, अभी लाइट आता है तो फिर मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 और 8 के बीच में गाइस देखो ना, मौखिक तौर पे ही देख सकते हैं आप कि 2 और 8 में कितने गैप है, 6 का है ना। 8 और 26 में कितने गैप है, माइनस करिए, माइनस करेंगे आप तो 18 का गैप है। 8 और 26 में 26 और 62 को माइनस करिएगा गाइस तो कितना आएगा आपका, 36 का गैप है। और 62 और 122 को माइनस करिएगा तो कितने का गैप है, 60 का, है ना। तो इसी प्रकार से हमें करना है यहाँ पे। जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या था क्वेश्चन एक बार बताइए। क्वेश्चन था 2 8 है ना। यस सर। फिर हमारा 26 62 122 212
26 था, 62 था, और 122 सर, 122। फिर है 212, ये यस है सर। ना। यस सर। तो गाइस इसको आप करो ना, 2 और 8 में कितना गैप है? 6 का है। माइनस Yes. करना आता है इन सबको। 8 और 26 में कितना का? 18 का गैप है। 26 और 62 को माइनस करिए, कितना होगा? 36, 36, 36 का गैप है। इसको माइनस करिएगा तो कितना होगा? 90, 60। 60। और 122 और 212 को माइनस करिएगा तो 90। 90। अब गाइस इसको हम क्या बोलते हैं जानते हैं? ट्री मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पूरा, ट्री क्योंकि एक मेथड। पूरा ट्री बनता है। तो 6 और 18 को आप माइनस करके देखो कितना में हो गया? 12 हुआ। 18 और 36 में कितना हो गया? 18 हुआ। माइनस करना है गाइस, बस और कुछ नहीं करना। सर 36 24, में 60 को माइनस करो, 24 हुआ। 60 में 90 को माइनस करो, 30 हुआ। 30। यहाँ तक समझ में आया है सभी को? बताइए, जी सर। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? सर। यस सर। यस सर। हम्म। तो गाइस यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देखिए गाइस 12 और 18 में कितने का गैप है? 6 का 6 का सर। है। 18 24 में 6 का गैप है। 24 और 30 में 6 का गैप है। यहाँ तक में कोई समस्या है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो गाइस हमें यहाँ पे क्या करना था? क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए ना। तो गाइस अब जैसे मान लीजिए कि ये जो ऊपर चल रहा है ना सीरीज, ये जो ऊपर चल रहा है ना, ये कितना कितना गैप है गाइस? +6 का। कितना है? +6। तो भैया +6 करिए ना। 36 आया यहाँ पे, बोलिए यस और नो। 6 का यस गैप है सर। ना। यस। 36 आ गया। अब गाइस इसको देखो, ये जो हमारा सीरीज चल रहा था 6, 18, 36, 60, 90, इसमें कितना हमें और जोड़ना होगा? इसमें 36 और जोड़िए। समझ रहे हैं? ये उल्टा अब चलेगा। ये जो 12, 18, 24, 30 था, ये 6 का गैप था, 6 का। तो 30 और 6 हमने कर दिया 36। अब गाइस ऊपर वाले सीरीज में आओ। ये जो सीरीज है इसमें गाइस कितना हमें जोड़ना होगा? इस हिसाब से जो चल रहा है इस हिसाब से हमें कितना जोड़ना होगा? 36। तो 90 में 36 जोड़ा तो कितना पाया हमने? 126। यस सर। अब गाइस ऊपर का जो सीरीज चल रहा है ना, ऊपर के सीरीज में 212 है। तो इस सीरीज में कितना जोड़िएगा? 126। तो 212 में 126 जोड़िएगा ना, तो 338 338 है। सर। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं ट्री मेथड, कि एकदम नीचे तक आपको देखना है जब तक एक कॉमन नंबर ना आ जाए। जब तक कि एक कॉमन नंबर, एक कॉमन सीरीज ना आ जाए, तब तक आपको जोड़ के देखना है। तो हमने ये देख लिया कि भैया कितना कितना गैप है। लास्ट में देखा कि 6 का गैप है, तो बस नीचे से ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर से 30 और 6 36 हो गया। 36 हो गया तो 90 में 36 जोड़ दिए तो यहाँ वाला आ गया। फिर 212 में, तो ये पूरा सीरीज बन गया। ठीक है, बहुत इजी है गाइस। बस हमें गैप यहाँ फाइंड आउट करना था, कितना कितना गैप है। एक बार गैप पता लग गया तो भैया फिर नीचे से ऊपर की तरफ सीरीज बना दो। 30 और 6 36, फिर यहाँ 36 आ गया तो 90 में 36 जोड़िए। यहाँ 126 आ गया तो 212 में। यही तो सीरीज होता है ना। सीरीज किसको बोलते हो? इसी को तो बोलते हो कि सेम सीरीज इसी को। नंबर सीरीज सर। हाँ, मतलब सीरीज इसी को कहते हैं ना। सीरीज का मतलब ही होता है गाइस जो कि प्रॉपर एक चले, प्रॉपर एक क्रम में चले। तो प्रॉपर एक क्रम में आ गया ना हमारा। तो 338 जो आप बता रहे थे, हालांकि इसके और भी मतलब तरीके हो सकते हैं अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। जैसे क्यूब वाला मेथड वगैरह भी शायद लग सकता है इसमें। जैसे अगर हम और भी वैसे मेथड एक्सप्लोर आप करिएगा तो शायद कोई ना कोई तरीका और आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसको ट्राई आप कर सकते हो। बाकी एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है गाइस इस क्वेश्चन में तो बताइए। सर आप ठीक कह रहे हैं सर, इसमें क्यूब से भी हो जाएगा। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -4, 7 का क्यूब -5, ऐसे। सही कह रहे हो सर आप। हाँ वही, इसलिए मैंने कहा मैम कि थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो 2-3 तरीके से बन जाता है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ट्राई करके देखिए। हो सकता है और भी कई सारे तरीके इसमें लग जाएं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए गाइस। किन्हीं को भी कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। नो सर। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? लाइफ इज रिटन एज KMHJEGDF। हाउ इज वर्ड रिटन इन दैट कोड? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन नंबर सी सर। क्या होना चाहिए आंसर?
ऑप्शन सी। Yes, कैसे? sir. कैसे ऑप्शन सी होगा? हाँ, ऑप्शन सी। गाइस, एल के पहले और एल के बाद क्या आता है? एबीसीडी सब जानते हो ना, तो बताइए तो एल के पहले और एल के बाद क्या आता है? सर एल सरिता के मैम पहले बताइए। के आता है सर। और एल के बाद एम आता है, तो देखिए Yes, के एम है। देखो गौर से, एल की जगह के एम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, यानी एल के पहले के और एल के बाद एम। ऐसे ही आई के पहले बताइए तो क्या आता है? आई के पहले आई के पहले एच आता है सर। और आई के बाद जे। जे सर, जे। तो देखिए एच और जे दिख रहा है आपको, के एम के बाद एच और जे। ऐसे ही एफ के पहले बताइए क्या आता है? एफ के पहले सर एफ जी. के पहले ई सर। और बाद में जी। जी। ई एफ जी। तो देखिए ई और जी दिख रहा है आपको, ई और जी, एफ जी की जी। जगह ई और जी। यानी जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे एल है तो एल के पहले और बाद, आई है तो आई के पहले और बाद, एफ है तो एफ के पहले और बाद, ई है, ई के पहले क्या आता है? ई के पहले क्या आता है? सर ई के पहले डी सर। और बाद में ई के बाद एफ। तो देखिए डी और एफ दिख रहा है आपको। तो इन दिस वे, हाँ यही तरीका है, इसलिए लाइफ को लिखा गया है के एम एच जे ई जी डी एफ। अब इसी तरह से वर्ड को करिए तो बताइए क्या आंसर होगा? मैंने तरीका आपको बता दिया, वर्ड को बताओ तो इसी स्थिति में वर्ड को कैसे लिखोगे? जैसे चलो हम लोग मिलके करते हैं। डब्ल्यू के पहले क्या आता है गाइस? सर डब्ल्यू के एक्स। पहले क्या आता है? एक्स एक्स। पी क्यू आर एस टी यू वी आता है ना, वी डब्ल्यू वी। यस सर, वी वी। Yes, sir. B. और डब्ल्यू के बाद क्या आता है? X. एक्स। तो वी एक्स, देखो वी एक्स आ गया, यानी ए वी एक्स। ओ के पहले क्या आता है? ओ के पहले N. एन। और ओ के बाद क्या आता है? P. पी। तो देखिए वी एक्स के बाद एनपी, देखो दोनों में ए और सी दोनों साथ चल रहा है अभी, एनपी। अच्छा, आर के पहले क्या आता है? आर के Q. पहले Q. क्यू, और आर क्यू के आता बाद है क्या सर। आता है? एस। आर के S. बाद S. एस। तो देखिए आर एस किसमें? क्यू और एस, ये अभी तक ठीक है, क्यू और एस। और डी के पहले क्या आता है? C. C. सी सी। सर। और डी के बाद ई, तो देखिए सी किस, तो क्या हो गया आंसर? सी वाला हो गया, ए गलत हो गया, सी वाला। सी आंसर हो गया ना। इन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। इन्हीं को भी कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। सर No, क्वेश्चन sir. अगर आप पढ़ समझा दीजिए। क्या कह रहे हैं मैम? क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझा दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी किसी कोड में लाइफ को, है ना, ये एक टॉपिक होता है मैम रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग उसी का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि किसी भाषा में, कोड मतलब क्या होता है? किसी भाषा में लाइफ को अगर हम कह रहे हैं के एम एच जे ई जी डी एफ जो लिखा हुआ है, तो बताइए इसी 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 को फॉलो करते हुए बताओ कि वर्ड को कैसे लिखोगे आप? अगर लाइफ को हम के एम एच जे ई जी डी एफ लिखते हैं तो इसी भाषा में वर्ड को क्या लिखोगे? तो वर्ड को हम लिखेंगे जो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे मैम जैसे एल है तो एल, आप एबीसीडी जानते हैं ना, तो एबीसीडी में एल के पहले क्या आता है बताइए? सिमरन मैम, एल के पहले क्या आता है? एबीसीडी पढ़ के बताइए, एल के पहले। सर के आता है सर। K. जिन्होंने बोला क्वेश्चन उनको बताने दीजिए कि क्या नाम है? सिमरन मैम नाम है। ठीक सर। तो एल के पहले मैम क्या आता है और एल के बाद क्या आता है? एम आता है कि नहीं आता है? वही, इसलिए यहाँ पे वही है। ऐसे ही आई के, आई एबीसीडी पढ़िए, आई के पहले क्या आता है? जी एच, और आई के बाद क्या आता है? एम, आई एम। तो देखिए आई जे, हाँ एच और जे देखिए। ऐसे ही एफ, एफ के पहले क्या आएगा? ए बी सी डी ई, ई आएगा, और एफ के बाद क्या आएगा? जी। तो ई जी देखिए लिखा हुआ है। ऐसे ही ई के पहले क्या आता है मैम? ए बी सी डी, और ई के बाद क्या आता है? एफ। तो डी और एफ देखिए लिखा हुआ है, डी एफ। यानी एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, ऐसा करना है। तो डब्ल्यू में भी मैम एबीसीडी पढ़िए ना, डब्ल्यू के पहले क्या आता है? वी, वी फॉर वैन, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स। ऐसे ही ओ के पहले क्या आता है मैम? एम एन, एम एन, और ओ के बाद क्या आता है? पी। तो ओ, एन और पी देखिए। आर के पहले क्या आता है? क्यू, क्यू आर एस, तो क्यू और एस देखिए। और डी के पहले और बाद क्या आएगा? डी के पहले ए बी सी और बाद में ई, तो सी, इसलिए सी आंसर है। एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, तो उस तरह से हमें करना है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? किसी भाषा, मतलब ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है कि जिस जिस तरह से सिंग और सॉन्ग आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि गाना और गीत दोनों रिलेटेड है ना, गीत को ही ना गाते हो, तो गाना और गीत रिलेटेड है। इसी प्रकार से प्ले किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में देख के बताइए। सर अभिनय सर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है सर। अभिनय कोई नाटक करता है? ऑप्शन में जी, ऑप्शन में अभिनय, हाँ अभिनय ही सही आंसर होगा। जैसे हम लोग गाना गाते हैं, उसी प्रकार से नाटक को हम क्या करते हैं? अभिनय। अभिनय मतलब परफॉर्म, है ना, अभिनय परफॉर्म। एक और आंसर लास्ट बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? Which of the following activity or program in a university aims at value education in a holistic frame? इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करता है? समग्र रूप से मूल्य आधारित शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के निम्नांकित में से किस क्रियाकलाप का उद्देश्य होता है? बताइए। एनसीसी। ये चारों आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। ये चार जो एक्टिविटी हैं, ये हर एक यूनिवर्सिटी में मिलेगा। जहाँ पे डॉक्टर श्वेता मैम पढ़ती हैं वहां भी मिलेगा, सिमरन मैम जहाँ पढ़ती हैं वहां भी मिलेगा, और मैं जहाँ पढ़ता हूँ उधर भी। ये चारों एक्टिविटी क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले एक्टिविटीज हैं, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, इंटर या योगा हो। बट ऐसे कौन से एक्टिविटी हैं जिसमें आपको वैल्यू एजुकेशन साथ के साथ मिलता है? सर योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर है सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आपको एक्टिविटी के साथ साथ वैल्यूज भी बताए जाते हैं? यानी वैल्यूज भी आप सीखते हो कि डूज और डोंट्स, क्या करना है, क्या जिसको आप एथिक्स बोलते हो, नैतिकता, है ना। तो ऐसा कौन सा है जिसमें आपको एक्टिविटी के साथ साथ ये भी प्लस होता है? एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यस सर योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर क्यों नहीं होगा सर? यही होगा, डी ही तो होगा, ये थोड़ी ना होगा आंसर। एक्चुअल में एनटीए ने तो डी ही बताया। योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर जो है, ये आपको भारतीय संस्कृति से भी जोड़ता है। योग से आप फिट एंड फाइन भी रहते हो, और फिजिकली फिट रहने के साथ साथ जो है आपको एक भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्य के बारे में भी इसमें पता लगता है योग शिक्षा से। तो एनटीए ने इसको ही आंसर माना है, डी करेक्ट है। ठीक है, डी जो है हमारा करेक्ट है। ए भी होना चाहिए था वैसे, अगर डी नहीं होता तो ए होता। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी भी काफी अच्छा होता है ना। एनसीसी में भी कई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ABC। आप में से कई लोग एनसीसी में मतलब कैडेट होंगे। मैंने भी 1 साल किया था, 1 साल करके छोड़ दिया, पर अब मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर, और आपके मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सार्थक मतलब पहल होता है एनसीसी, है ना। बहुत आप मेंटली, फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग बन पाते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं आपको ट्रेन किया जाता है वाइल लर्निंग, है ना, जब आप अपने कॉलेज में होते हो। तो मैंने भी 1 साल किया इसको, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में किया। उसके बाद इतना इसमें पनिशमेंट मिलता था कि मैं छोड़ दिया इसको। लेकिन ये पनिशमेंट भी ऐसा होता था जो आपके मतलब कि आपके पर्सनालिटी के लिए अच्छा हो। जैसे अगर आप 1 मिनट लेट, ये आर्मी वाले हाँ के टाइप का हो जाता है ना सर, ये हार्ड हो जाता है, ये आर्मी वाले ट्रेनिंग के टाइप हो जाता है, हार्ड हो जाता है ये। हार्ड हो जाता है, लेकिन करना चाहिए मैम वैसे। सर बहुत अच्छा आपको लगता है सर। भी मिल पंचुअल जाता बनाता है। है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंने 1 साल तो कर लिया था, चाहता तो और कर लेता, लेकिन इसके पीछे भी बहुत स्टोरी है कि मैंने इसको ज्वाइन किया था। मतलब बड़ा एक इसके पीछे भी खैर स्टोरी है, और स्टोरी मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ ऐसा स्टोरी है जो बड़ा पर्सनल है। तो जब वो स्टोरी खत्म हुआ तो एनसीसी भी साथ के साथ खत्म हो गया। लेकिन ये कर लेता तो अच्छा हो, करना चाहिए। नेक्स्ट। तो सर एक कोर्स होता सर है कोई बात एनएसएस। नहीं सर, दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए सर। अब दोबारा अभी एनसीसी कर सकते हैं ज्वाइन? एज, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता क्या? ये तो अभी तो शायद सर स्टूडेंट, कोटा बन रहे हैं।
सर कॉलेज में रहते तभी कर सकते हैं सर ज्वाइन। हाँ, ये स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं मुझे लगता है। अब आप ऐसे ही जाके पार्क में दौड़ भाग कर सकते हो, ऐसा कोई एनसीसी नहीं कर सकते हो। चलिए, तो गाइस और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसको करेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा ये, तो आप इसमें कर लीजिएगा जो क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग अपने थोड़ा टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट। तो गाइस आज मुझे आपको आईसीटी बताना है ना, आज मुझे आईसीटी थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। इसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव्स का मतलब है कि ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हायर एजुकेशन में आए हैं और हायर एजुकेशन को मतलब कि काफ़ी अच्छा किया है, बेहतर किया है, सुगम ईजी किया है हम लोगों के लिए। तो ऐसे कई सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसमें पहला है स्वयं प्रभा, मूक, ई यंत्र, ऐसे मोर देन 15 इनिशिएटिव्स हैं। 15 तो मैं कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा ही है। कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो पिछले 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ने इसको मतलब कि इनिशिएट किया है, एग्जीक्यूट किया है, और ये सही तरीके से चल भी रहा है। काफ़ी कंटेंट वगैरह हमें मिल जाता है, और पढ़ाई पहले के मुकाबले बहुत आसान हुआ है, एसेसिबल हुआ है, सब तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे स्वयं आप सब लोग जानते हो, बहुत बताने की जरूरत नहीं है आपको। स्वयं आप सब लोग जानते हो कि 2017 में ही आया था, 2017 में फरवरी में इसको लाया गया था, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसके थ्रू एक्सेस की बात की गई थी कि पहुंच, क्योंकि सब तक पहले पढ़ाई नहीं पहुंच पाती थी ना, सब लोग पहले कहाँ पढ़ पाते थे। तो ऐसे में सभी पढ़ें सभी बढ़ें, ऐसा एक मिशन है, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। तो उसको लेकर के स्वयं बहुत अच्छा साबित होता है। जब स्वयं के माध्यम से आप ऑनलाइन कहीं भी हो, भारत के किसी भी कॉर्नर में हो, आप स्वयं को, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर। सर कभी कभी हो रही थी। अभी ठीक है? सर अब तो अभी ठीक है मेरी आवाज? जी हाँ। सर यस जी। सर। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, तो ये तीन चीज पे बेस्ड है स्वयं, कि सभी तक पहुंच हो, और इक्विटी मतलब सभी बराबरी से पहुंचे, कोई पक्षपात ना हो, क्वालिटी क्वालिटी हो, है ना। तो ये तीन चीज को लेकर के स्वयं आगे बढ़ रहा है कि क्वालिटी भी हो, ऐसा ना हो कि भाई यू नो कि, क्योंकि स्वयं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना। स्वयं क्या है गाइस, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे में गाइस इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये क्वालिटी ओरिएंटेड हो, एसेसिबिलिटी इसकी हो, 100% एसेसिबिलिटी हो, है ना। कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कलकत्ता टू अहमदाबाद, हर जगह पे लोग इसको अवेल कर पाए स्वयं को। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार के का बायसनेस ना हो, मतलब जाति धर्म के आधार पे, तो सब लोग स्वयं के थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं। एक गाइस स्वयं की तरह ही आया था स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा में क्या हुआ, ये डीटीएच चैनल करके आया था, जिसमें अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 40 चैनल्स हो चुके हैं। शुरुआत में चैनल की संख्या कम थी, समय के साथ चैनल की संख्या को बढ़ाया गया है। तो आज के टाइम पे गाइस मोर देन 40 चैनल्स, ऑलमोस्ट 40 मान लीजिए, इतने चैनल्स हो चुके हैं जो सैटेलाइट की मदद से आपको 24/7 आपके घर पे कई सारे चैनल, जो मैंने आपको कहा करीब 40 के आसपास, तो वो जो चैनल है उसके माध्यम से आपको कंटेंट मिलता है ना। कंटेंट मिलता है, और 4 घंटे हर दिन, क्योंकि 4 आवर का नया कंटेंट आपको मिलता है, क्योंकि पूरे दिन भर तो नया कंटेंट नहीं आ सकता ना। तो ऐसे में गाइस प्रत्येक दिन शाम में, जैसे मान लीजिए 5 से 9, शाम में 5 से 9, ये 4 घंटे क्या है, आपको हर दिन नया कंटेंट, जैसे हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं ना, स्टार प्लस, जी टीवी, स्टार उत्सव एंड, उसी प्रकार से ये भी है स्वयं प्रभा, कि प्रत्येक दिन 4 घंटे आपको नया कंटेंट मिलेगा, और वही 5-5 बार रिपीट होगा पूरे दिन भर में। पूरे दिन भर में एक सीरियल 5 बार रिपीट होगा, एक एपिसोड। तो इससे क्या होगा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी देख लो, शाम में नहीं देख पाए सुबह देख लीजिए, सुबह नहीं देख पाए तो रात को देख लीजिए, जब मन करे तब देखिए। तो स्वयं प्रभा है। अब तो ये जो आजकल ऑनलाइन आ गया ना, आपके यहाँ पे अगर एयरटेल और ये जो ब्रॉडबैंड आ गया ना, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जो स्मार्ट टीवी का कॉन्सेप्ट आया है ना आजकल, स्मार्ट टीवी सभी के घर में होगा ही स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी में तो सभी के घर पे स्वयं प्रभा आता होगा, आप देखिएगा ढूंढ के स्वयं प्रभा, क्योंकि फ्री है ना, तो सभी को आता होगा। ठीक है,
इसके बाद गाइज एक इनिशिएटिव चला एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। एनडीएल क्या है गाइज? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। और इसमें बेसिकली क्या है ना कि क्योंकि इसका नाम ही है गाइज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसमें बेसिकली क्या है कि लाइब्रेरी मतलब बुक्स प्रोवाइड कराना, वो भी ऑनलाइन, लेक्चर प्रोवाइड कराना, ऑडियो वीडियो प्रोवाइड कराना, या और भी जो एडुकेशनल कंटेंट्स हैं तो उसको आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है ऑनलाइन। और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, यानी आपको सुबह के 4 बजे, दोपहर के 2 बजे और रात के 3 बजे, 1 बजे, कभी भी जब भी आपका मन करे, आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का आईडी पासवर्ड होता है जो आपको मिलता है कॉलेज वगैरह की तरफ से, लाइब्रेरी में मिल जाएगा, तो उसको यूज करके आप सुबह, दोपहर, रात, शाम, कभी भी कोई भी किताब पढ़ सकते हो। ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो इसमें नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, कोई आपको बुक पढ़नी है वो डाउनलोड कर सकते हो। एक बहुत अच्छा माध्यम है एनडीएल नॉलेज एक्वायर करने का। पहले किताब ढूंढने के लिए हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता था, लाइब्रेरी, वहां मिला नहीं मिला। अब क्या है, एनडीएल है ऑनलाइन, आपके पास बस इसका एक्सेस होना चाहिए। ऑनलाइन क्या होना चाहिए इसका, आपके पास बस एक एक्सेस जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस होगा तो आप इसको जो है इजीली अवेल कर पाएंगे। ऐसे ही एक है गाइस वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब क्या होता है जानते हैं? वर्चुअल लैब जो है गाइस ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। जो वर्चुअल लैब है ये 23 फरवरी 2012 को स्टार्ट हुआ था। अभी कोविड में गाइस इसका बहुत यूज हुआ, क्योंकि कोरोना में जब हम लोग घर में बंद थे ऑलमोस्ट 2 इयर्स और 1.5 इयर्स, तो उस टाइम पे गाइस फिजिकल तो क्लासरूम चल नहीं रहा था ना, तो साइंस वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी, इंजीनियरिंग के बच्चों को, खास करके साइंस एंड टेक के बच्चों को। तो उसके लिए उस टाइम पे जो है, अब देखिए एक बार फोन काटने पे दोबारा बार बार पे। तो गाइस वर्चुअल लैब में क्या है कि ऑनलाइन आपको जो है लेबोरेटरी प्रोवाइड कराया जाता है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन में आपको क्या है कि आराम से आप जो है घर बैठे लैब कर लीजिए। अब हम लोग तो मान लिया कि ह्यूमैनिटीज में है, लैंग्वेज में, तो हमारा उतना लैब नहीं होता, बट जो साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो डेली बेस पे लैब है ना, उनका तो नित्य लैब है डेली। तो गाइस डेली लैब है। ऐसे में कोरोना के टाइम पे तो दिक्कत हुई थी, तो उस टाइम पे इसका काफी यूज हुआ, काफी ये पॉपुलर भी हुआ। ऐसे नॉर्मल डेज में भी ये यूज में आ रहा है आजकल वर्चुअल लैब। और आज के टाइम पे गाइस 700 से ज्यादा पूरे देश में 700 से ज्यादा वर्चुअल लैब मतलब एक्टिव मोड में माने चल रहे हैं, अंडर मतलब वर्किंग है, ठीक है। तो काफी इसका फायदा है। 2012 से ही हालांकि ये हमारे साथ है, बट उस टाइम पे हम इतना ऑनलाइन यूज टू नहीं थे। अब लैब ऑनलाइन कर पाना थोड़ी ना इतना आसान होता है, वो फील भी नहीं आएगा, क्योंकि लैब तो फिजिकली हो तो ज्यादा अच्छा होता है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। बट अब धीरे धीरे हम लोग बड़े यूज टू होने लगे हैं, है ना। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास को लेकर के यूज टू हुए, ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है आपके वर्चुअल लैब को लेकर के यूज टू हो गए। अब ऑनलाइन भी लैब चलता है, घर बैठे आप लैब कर लो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गाइस एक ई यंत्र करके आया है, ई यंत्र। ई यंत्र में क्या है ना, खास करके रोबोटिक्स के बारे में। रोबोट आप जानते हो ना, ये जो काल है गाइस ये एज ऑफ रोबोट भी है। सभी देश अपने 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 अकॉर्डिंग रोबोट बना रहा है। जापान वगैरह में तो बहुत मतलब आगे जा चुका है रोबोटिक्स की दुनिया में, वो बहुत आगे जा चुका है ना। भारत भी रोबोटिक्स को लेकर के बहुत सक्रिय और अवेयर है, काम कर रहा है। रोबोट अब तो चल भी रहा है ना, कई सारे ट्रेन वगैरह तो बिना मतलब ड्राइवर के ही चल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो बिना ड्राइवर के चल रहा है, कई सारे दिल्ली मेट्रो बिना ड्राइवर के अब चलना स्टार्ट हो गया है। आने वाले दिन में हो सकता है इंडियन रेलवे बिना ड्राइवर के चले, माने रोबोट चलाएगा, ऐसा सिस्टम सेट होगा कि वो बिना ड्राइवर के चलेगा। आप देखिए, या चैट जीपीटी वगैरह ये भी उसी का फॉर्म है ना, इसी का अपडेट होते होते रोबोट, कि आप मनुष्य को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, सारा रोबोट ही करेगा। तो रोबोटिक्स आजकल रोबोट को लेके काफी, तो रोबोट से जुड़ा जो जानकारी है, रोबोट से जुड़ी जो भी जानकारी है, या कई सारे लोग रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग करते हैं, रोबोटिक्स एक पूरा इंजीनियरिंग का ब्रांच है, तो उसके स्टूडेंट्स के लिए ई यंत्र जो है बड़ा कारगर है। ये क्या है, बहुत कारगर है ई यंत्र, जो कि आपको रोबोटिक्स से जुड़ी सारी जानकारी देता है ना। तो इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये मतलब माइलस्टोन है, काफी हेल्पफुल है ई यंत्र। ऐसे ही एक और इनिशिएटिव आया गाइस हमारा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जैसे डीजी लॉकर आप लोग यूज करते हो ना, तो ऐसे ही ये आया, डीजी लॉकर की तरह ही है, ये दोनों कनेक्टेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, डीजी लॉकर और ये एनएडी। इसका काम क्या है गाइस कि आपके पास जो भी एकेडमिक अवार्ड्स हैं या जो डिग्रीज हैं, या जो मान लीजिए आपके पास जितने भी
डॉक्यूमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं इन वन वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ना ऑनलाइन रखो, खोएगा भी नहीं। अभी क्या होता है गाइस, पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट आपका इधर से उधर हुआ तो बड़ी दिक्कत है, जॉब मिलने में दिक्कत होगी, एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। अगर एक डॉक्यूमेंट भी इधर से, यानी 10 12 ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या कोई और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब एक भी सर्टिफिकेट अगर आपका खो गया, गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है आपका काम भी ना हो। आज के टाइम पे तो इतना टाइट हो गया। तो गाइज ऐसे में अब क्या है कि एनएडी में ऑनलाइन आप जो है ना, ऑनलाइन सारे जितने भी आपके पास ये हैं अवार्ड्स हो गए, जो डिग्रीज हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखो, तो इससे बड़ा लाभ होने लग गया। अब तो ऑनलाइन मैं देखता हूँ कि डाउनलोड भी हो जाता है ना। जैसे एक बार मैं कहीं जा रहा था, मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, अभी कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट गया तो मेरे पास आधार कार्ड में ले जाना भूल गया। तो जब मैं वहाँ के एंट्री गेट पे, वो लोग चेक करता है आधार कार्ड या कुछ पासपोर्ट या लाइसेंस, तो मेरे पास था नहीं। तो मेरे पास हालांकि फोटो था उसका, मतलब गूगल ड्राइव में फोटो था, मैंने फोटो दिखाया आधार कार्ड का, तो वो नहीं माना, अरे ये फोटो से नहीं होगा, आप डाउनलोड करो ओरिजिनल, है ना। UIADI करके जो ऑनलाइन वेबसाइट है, आधार का जो वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड करिए ओरिजिनल, वो हम मानते हैं, ऐसा फोटो तो नहीं मानते। तो फिर उससे मैंने डाउनलोड करके ओरिजिनल जो आधार कार्ड है, जो ऑनलाइन ओरिजिनल आधार कार्ड आधार की वेबसाइट से हो जाता है, तो वो सब भी आप इसके थ्रू कनेक्टेड होता है, एनआईडी के थ्रू। जैसे आप मान लो कि कहीं पे आपको 10th का सर्टिफिकेट मांग दिया, 12th का मांगा, यूजी का, वो आपके पास है नहीं, ओरिजिनल मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इन जगहों पे अगर आपका सारा स्टोर है ना, तो इस तरह के वेबसाइट का जो भी डिग्री होता है वो कहीं भी मान लेगा, जितने भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो प्रॉपर आपका ओरिजिनल डिग्री मांग रहा है कि ओरिजिनल हमको दिखाइए, ऐसे तो फर्जी भी हो सकता है। तो ऐसे में इस तरह के वेबसाइट या इस तरह का जो हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आप कुछ दिखाइएगा तो वो एक्सेप्टेबल होता है, वो कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल अप्रूव्ड है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा हम कह सकते हैं इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। तो इस पे आप कोई भी चीज़ दिखाइएगा तो सामने वाला मानने के लिए बाध्य होगा, कंपेल्ड है, मानना ही पड़ेगा उसको। एक होता है गाइस ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु में क्या है गाइस, 15,000 से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड ई बुक्स। ई बुक्स का मतलब क्या है, पहले हमारे पास ऑफलाइन बुक्स होता था, हम लोग मार्केट जाते थे, पर अब आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन बुक ही सब लोग मांगते हो। ऑनलाइन बुक मतलब नोट्स के तो नोट्स है, जो बुक्स का भी पीडीएफ आप कहते हो, सर इस बुक की पीडीएफ है क्या, मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूंगी। तो ऐसे ही गाइस, खास करके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए तो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप में से सभी लोग रिसर्च स्कॉलर हैं ऑलमोस्ट, जो नहीं है वो बनेंगे कुछ दिनों में। तो हमारे लिए जर्नल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब तो बुक से ज़्यादा जर्नल पढ़ना है आपको। तो जर्नल का जो आपको एक्सेस है वो ई शोध सिंधु पे मिलता है। जैसे शोध गंगा शोध गंगोत्री है ना, उसी तरह से एक और होता है ई शोध सिंधु। इस पे गाइस आप मान के चलिए कि 15,000 से ज़्यादा आपको इंटरनेशनल जो है ना जर्नल मिल जाएगा। और जर्नल का मतलब है रिसर्च पेपर। जर्नल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर रिसर्च पेपर्स हो मल्टीपल टॉपिक्स पे, जो हमारे आपके काम का होता है। तो जर्नल मिल गया, जर्नल के अंदर पेपर्स मिल गए, पेपर पढ़ो, रिसर्च को अपना आगे बढ़ाओ। और यही नहीं, आपको बुक्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन बुक्स भी मिल जाता है। और ये पूरे मतलब इंडिया ही नहीं, पूरे इंडिया के बाहर भी अगर आप हो, अगर आप इंडिया के बाहर भी कहीं पे हो, तो वहां से भी जो है आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप बुल्गारिया में भी हो, आप न्यूजीलैंड हो, कहीं भी हो, वेयर एवर अक्रॉस द ग्लोब, यू कैन अवेल ई शोध सिंधु। तो इसका एक्सेस आपको, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन का यही फायदा है कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहिएगा तो आप ई शोध सिंधु को मतलब यूज कर सकते हो, है ना। तो ये बड़ा लाभप्रद है। अब एक टॉपिक हमारा आता है गाइज, आईसीटी एंड गवर्नेंस। यानी गाइज आईसीटी और गवर्नेंस का मतलब क्या है कि आईसीटी मतलब जो सरकार है, जो शासन है, उसने भी आईसीटी को यूज करना स्टार्ट कर दिया ना। तो बहुत इजी हुआ है। पहले के टाइम पे गाइज मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट लिखाना है तो थाने के चक्कर में काटने पड़ते थे, रिपोर्ट लिखता भी नहीं था कई बार। अब क्या है गाइज, मान लो दिल्ली में आपको कोई रिपोर्ट कराना है, किसी पे कंप्लेन, ऑनलाइन लिख दो, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन भी अब आप एफआईआर कर सकते हो ऑनलाइन। इसके साथ ही साथ गाइस जितने भी पेमेंट्स हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी क्रेडिट होती है, पहले क्या होता था कि चेक आता था,
आज से 10 साल पहले अगर आप कहीं जॉब करते ना, 10 साल या उससे भी पहले, 15 साल पहले, तो चेक आता था कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के चेक। एक कॉलेज में मान लीजिए 100-150 लोग हैं तो है ना 25-30 लाख का जो भी। अब वो चेक आया, चेक कम से कम क्रेडिट होने में 1 हफ्ता लगता था। मान लीजिए कॉलेज में आज चेक आया पेमेंट का, अब वो चेक क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो बैंक जाएगा, बैंक कम से कम 4 से 5 दिन लेता था, तब वो कितना स्लो प्रोसेस होता था। और अब क्या है, हो गया अब मतलब कि रात में 12 बजे, सुबह 2 बजे कहीं भी बैठे हुए आपके अकाउंट में। तो गवर्नमेंट भी जो है पेमेंट क्रेडिट करना या बैंक में, इवन अब तो बैंक में अकाउंट, मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार के जितने भी उपक्रम है, गवर्नमेंट के जितने भी मतलब बॉडीज हैं, वो सभी अब क्या है ना आईसीटी को यूज कर रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट का कोई भी आप बॉडी ले लो, कोई सा भी मिनिस्ट्री ले लो, कोई सा भी आप प्रोजेक्ट ले लो, हर जगह पे ऑनलाइन काम हो रहा है। अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक है गवर्नेंस, जिससे गाइस बजट, सही मैनेजमेंट, कानून का शासन, सदाचार, ये सारी चीजें हो गई ना, एक डिसिप्लिन लाने में या करप्शन को कंट्रोल करने में। अभी देखते हो आए दिन वीडियो जारी होता रहता है, आए दिन किसी ना किसी बड़े अधिकारी का वीडियो जारी हो जाता है ना, कि किसी ने इतना घूस लिया, जैसे ही वीडियो जारी हुआ जेल चला गया, नौकरी चली गई। पहले तो कैसे आप एक्सपोज करते, इतना आसान नहीं था किसी को एक्सपोज करना। पर आज के टाइम पे गाइज ऑनलाइन होने से सब चीज तुरंत चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए गाइज हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस और आईसीटी के मिलने से बहुत चीजें आसान हुई हैं और इजी हुई हैं, अप्रोचेबल हुई हैं, एक्सेसिबल हुई हैं। गवर्नेंस भी हमारा अच्छा हुआ है ना, पहले के टाइम और अब के टाइम पे कितना अंतर हो गया। अब मान लीजिए कि पहले आपका फेलोशिप भी आता होगा तो ऑफलाइन या चेक के थ्रू, है ना। अब क्या हो गया गाइस, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन होने से क्या हुआ ना, चीजें अब लेट कम होती हैं, डिले कम होती हैं। अगर आपको 2 तारीख को आना है तो 2 का मतलब 2 ही होगा, 2 को आ ही जाएगा। 5 को आना है तो 5 को आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले चेक आएगा या पहले ड्राफ्ट आएगा, फिर वो प्रोसेस में लगेगा, फिर साइन होगा, फिर उसके बाद वो बैंक जाएगा, फिर 10 दिन बाद आपके अकाउंट, मतलब बहुत टाइम टेकिंग होता था। अब आज के टाइम पे क्या हो गया गाइस, देन एंड देयर, इंस्टेंटेनियसली, अभी का मतलब अभी होता है। तो ये हो गया गाइस, ये इससे आने से आपको बहुत फायदा हुआ है। और फेलोशिप के मामले में भी या सैलरी, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में। अगर हम गवर्नेंस को भी देखें गाइस, तो गवर्नेंस में भी जो सरकारी हमारे कार्य हैं वो भी बहुत ईजी हुआ है। आधार कार्ड, जैसे मैंने अभी आपको बोला, पहले आधार कार्ड ऑनलाइन इतना आसान नहीं होता था। अब देखो ना, कोई सा भी चीज आपको, कोई सा सर्टिफिकेट भी चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए या ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या आपको ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, एनीथिंग, आप गाइस घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। घर बैठे पासपोर्ट, वीजा, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस में चला जाएगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, घर पे आ जाएगा। पहले होता था क्या, पहले तो आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, दौड़ना भागना पड़ता था, फिर जाके फिर भी हो जाए तो गनीमत है, ऐसी स्थिति होती थी। तो अब चीजें आसान हो गई ना, अप्लाई वगैरह कर देते हो। इसके साथ ही साथ गाइस ऑनलाइन होने से हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड और के रास्ते आपका ड्राइविंग कार्ड और वीजा, पासपोर्ट, है ना, आपका लाल कार्ड, पीला कार्ड, जो भी जिससे आपको राशन वगैरह मिलता है, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, सब चीज, आप रेल टिकट, पहले रेल टिकट कितना कठिन था, अभी भी कठिन है, हालांकि इतना वेटिंग रहता है, पर पहले तो और भी कठिन था, लाइन लगता था, हजारों हजार की लाइन लगती थी तब टिकट होता था। अब क्या हो गया गाइस, घर से, घर बैठे ही गाइस, मान लीजिए कि अभी आपको करना है टिकट अगले महीने का, तो अभी घर बैठे कर लो। फ्लाइट का करना है तो कर लो, तत्काल टिकट करना है वो कर लो, प्रीमियम तत्काल। अब तो जनरल टिकट भी, अब आपको पता होना चाहिए इसकी, जनरल जो पहले प्लेटफॉर्म पे ही मिलता था ना जनरल, अब जनरल टिकट भी आपको, मतलब कि उसका एप्लीकेशन आ गया। अब आपको काउंटर पे नहीं जाना, जनरल टिकट भी अपना फोन से करो और अंदर चले जाइए, रेलवे के स्टेशन में जा सकते हो। इवन प्लेटफॉर्म टिकट भी अब ऑनलाइन होने लग गया, तो इतनी तक सुविधा आ गई। ठीक है, इट मीन्स कि अब तो चलते फिरते लोग टिकट करते हैं। आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और अचानक से आपको लगा कि यार मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी है, तो चलते चलते आप टिकट कर लोगे। पहले होता था क्या ऐसा, पहले तो किसी स्टेशन पे उतरते, फिर पता करते कि भाई इसमें टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, फिर जाके होता प्रोसेस, रिजल्ट वगैरह भी। अब एडमिट कार्ड भी देखिए ऑनलाइन आने लग गया, फॉर्म भी ऑनलाइन होता है। पहले तो पहले क्या होता था पता है, एग्जाम आज है और एडमिट कार्ड कभी कभी 25 दिन बाद पहुंचता था। एग्जाम आज है और एडमिट कार्ड 25 दिन बाद पहुंचता था, ऐसा कई बार तो हुआ है। और ऐसा मैंने भी देखा हुआ है अपने लाइफ में, क्योंकि एडमिट कार्ड पहले बाई पोस्ट आता था ना,
एडमिट कार्ड जो होता था केरला ना, बच्चा ना किसी भी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होता था गाइस, वो क्या होता था, वो आपका क्या होता था, बाय पोस्ट आता था, डाक के थ्रू आता था। तो वो चीज भी अब ऑनलाइन हो गया, तो इसलिए ये भी इजी हो गया। समय से एडमिट कार्ड आता है, समय से एग्जाम होता है। अच्छा, गवर्नमेंट टू टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस की बात करते हैं कि सरकार के कितने मतलब प्रकार हैं ई गवर्नेंस के। तो इसके 3-4 प्रकार हैं, है ना। 2 मिनट एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे एक होता है गाइस G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है गाइस, जैसे मान लीजिए कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने एम्प्लॉय को पे करना है, सैलरी देनी है, तो वो क्या करेगा, SBI में अकाउंट सबका खुलवाएगा और उस बैंक को बोलेगा भैया कि प्रत्येक महीना आप मेरे एम्प्लॉय को क्या करो, सैलरी देते रहो, मैं आपको चेक देता रहूंगा। ऐसा ही होता है ना, जो सैलरी आती है, जो फेलोशिप आता है, वो तो बैंक वाला ही करेगा ना, जो बैंक है उसी के थ्रू ना आपको पेमेंट आएगा। तो आपका कॉलेज भी गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है वो भी गवर्नमेंट, आपस में दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं G2G, कि गवर्नमेंट अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी से आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। पुलिस है, मान लो कि कोई क्राइम हो गया किसी बच्चे का, तो क्या करता है, डायरेक्ट आप पुलिस को कॉलेज के थ्रू सारा रिपोर्ट मंगा सकते हो। इट मीन्स गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसको कहते हैं G2G। दूसरा होता है G2C, यानी सरकार की पहुंच जनता तक। गवर्नमेंट हमसे जुड़ा हुआ है ना, हम सभी ने आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास हमारा सारा डेटा है। अब सरकार ने क्या किया कि आधार कार्ड को लिंक करो अपने अकाउंट से, आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करो, करवा दिया। जो लोग जॉब करते हैं उनका वो भी क्या होगा, इसका मतलब आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते। अपने फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करो, बैंक अकाउंट को करो, यानी आपके पास जितना पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक एक का हिसाब जो है सरकार के पास जा रहा है। आप टैक्स को चुरा नहीं सकते, पहले टैक्स को चुरा, ये तो चलो, ये बाकी सुविधा भी बहुत हो गई ना, जैसे रेलवे टिकट वगैरह हो गया, या किसी प्रकार के फॉर्म्स हो गए, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई काम है, आपको जमीन खरीद रहे हो तो जमीन का मान लो रजिस्ट्री करवाना है, या पासपोर्ट सेवा केंद्र है, मतलब जो भी हमारे काम है, आप जानते ही है गाइस कि हर तरह का काम गवर्नमेंट के थ्रू होना है, आपका डॉक्यूमेंट से लेकर और एग्जामिनेशन तक, जॉब जो भी, तो वो सारा डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया। तो उससे भी कोई कंप्लेन करना है वो भी ऑनलाइन कर देते हो। गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करेंगे तो सरकार जो है वो व्यापारी से भी सीधा सीधा जुड़ चुका है। सरकार जो है व्यापारी के साथ भी, जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके साथ भी सरकार जुड़ती है। लोन वगैरह क्या होता था पहले, सुना था कभी ऐसे बचपन में कि ऑनलाइन लोन मिलता है, और अब तो लोन वाला आप ही को फोन करता होगा। आए दिन मान लो देखते हो ना, कितने सारे कॉल्स आते रहते हैं कि सर आप 2 लाख का लोन ले लीजिए, 5 लाख का। पहले लोन मिलना बहुत कठिन था, लोन सबको नहीं मिलता था। लोन उसी को मिलता था जिसके पास या तो बहुत जमीन हो, और नहीं तो जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, या नहीं तो कोई ऐसा हो जो कोलेटरल एसेट दे सके। नॉर्मल आदमी को लोन नहीं मिलता था पहले, क्योंकि इस बैंक को ये डर रहता था कहीं लेके भाग गया तो पैसा नहीं वापस करेगा तो क्या हो करेंगे वो। लेकिन अब देखते हो, अब तो गाइज आप ही को फोन करता रहता है, आता रहता होगा आपके पास भी, सभी के पास आता रहता है, सर आपके नाम पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक का लोन। आप तो लोन तो बिजनेसमैन को इससे बहुत फायदा, क्योंकि जो बिजनेस करता है उसको लोन चाहिए ना, पैसा रहेगा तभी ना वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए मुद्रा स्कीम वगैरह कई तरह के स्कीम भी चल रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए भी ऑनलाइन कई तरह के पोर्टल्स हो गए, सरकार से वो संवाद भी करता है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है उसके लिए। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, जो मान लीजिए कर्मचारी हैं, तो सरकार ने उसके लिए प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया ना। पहले तो पीएफ सबका नहीं होता था, पीएफ मतलब जब आप जॉब करिएगा ना, तो आपका 10 से 12% जो तनख्वाह आपकी जो सैलरी होती है उसका 10 से 12% प्रत्येक महीना पीएफ के नाते कटता है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है ना एक मुश्त पैसा। तो 10 से 12%, मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है तो करीब 10 से 12 हजार आपका प्रत्येक महीना कटेगा, उतना ही सरकार भी आपको देगा। अगर 10,000 रुपये आपका पीएफ कटता है, 10,000 सरकार, यानी 20,000 रुपये प्रत्येक महीना पीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। अगर मान लीजिए कोई 30 साल नौकरी करेगा तो 30 साल में कितना हो गया, एक साल में आपका हो गया 2.5 लाख, 30 साल में हो गया 60 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो 70 लाख 80 लाख ऐसे ऐसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता ही है ना। अभी भी जो कई सारे एम्प्लॉइज होते हैं मिलता है। तो वही सब, तो अब तो पहले का ही लिमिटेड, अब तो सबको मिलने लग गया ये सब, पीएफ की सुविधा आ गई क्योंकि ऑनलाइन हो गया। इसके अलावा और भी जो एम्प्लॉइज के लिए सुविधा है तो वो सब भी है ना। करप्शन वगैरह जैसे कम हुआ है, गवर्नमेंट तक सबकी पहुंच हो गई, ऑनलाइन आप कंप्लेन करते हो,
अब तो ट्वीट कई बार, जब मुझे याद है पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, अभी तो अश्विनी वैष्णव हो गए, जब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे तो मुझे याद है गाइस कि कोई ट्वीट करता था ना, जैसे एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था नई दिल्ली से हावड़ा के रूट में, कलकत्ता में जा रहा था, नई दिल्ली से कलकत्ता, तो मेरे साथ वाले सीट पे एक व्यक्ति बैठा था, वो आर्मी में थे, थोड़े एक्टिव थे सोशल मीडिया पे, तो खाना उनको आया, खाना थोड़ा खराब था, मतलब उसमें कीड़ा वगैरह निकल गया। उसने क्या किया कि पीयूष गोयल को टैग करके ट्वीट कर दिया कि मैं फलाना ट्रेन में फलाना नंबर से जा रहा हूँ और फलाना सीट पे बैठा हूँ और अभी मुझे खाना मिला है और उसमें कीड़ा निकला है, ऐसा करके 10 मिनट के बाद कम से कम जो उसका जो रेलवे का होता है ना कैंटीन, जो रेलवे में चलता है, उसके कम से कम 5 से 7 लोग आए कि फलाना सीट पे कौन बैठा है, सर आपने क्यों कंप्लेन कर दिया, सर हमें बता देते, हम लोग रिजॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत हो गई। तो इतना तक हो गया था। अभी भी हालांकि ये सब है, थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक समय पे इतना तक एक्टिव हो गया था कि ऑनलाइन ट्वीट कर देने मात्र से पूरी एक टीम बैठी रहती थी जो देखती रहती थी कि क्या कंप्लेन आ रहा है। अभी भी होता है ये सब। तो ये चीजें हुई ना, गवर्नमेंट तक डायरेक्ट पहुंचे आपकी। अब किसी ने ऐसा सोचा था कि भाई डायरेक्ट रेल मिनिस्टर को आप जो है, डायरेक्ट रेलवे मंत्री को आप, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रेल मंत्री को आप डायरेक्ट टैग कर दिए और उसकी टीम आपको संपर्क कर रही है। आपको क्या, डायरेक्ट जिसके खिलाफ कंप्लेन किया वही डायरेक्ट आपके पास आके पूछ रहा है क्या बात हो गई। तो इतना तक हुआ था। अभी भी है ये शायद, पर अब इतना एक्टिव अभी नहीं है, लेकिन एक समय था इतना तक। ई गवर्नेंस के पिलर होते हैं गाइस 4। जो हमारा ई गवर्नेंस है, मतलब ऑनलाइन जो आजकल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उसमें तो एक है कि लोग, हम सभी, क्योंकि आखिरकार फैसिलिटेट तो हमें ही करना है ना, सुविधा तो हमें ही देगी ना सरकार। तो लोग, प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड है ना, इजी है, घर बैठे लैपटॉप पे फोन पे कर रहे हो हम लोग। टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसोर्स। अब जैसे मैंने कहा ट्वीट, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि मेरे साथ के सीट पे एक बैठा था, उसने क्या किया कि साथ के साथ ट्वीट कर दिया पीयूष गोयल को टैग करते हुए, रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टैग करते हुए उसने क्या किया गाइस कि एक कंप्लेन कर दिया और तुरंत उस पर एक्शन भी हो गया। तो जिसको आएगा वही करेगा ना। अब मुझे ये बात पता ही नहीं थी तो मैं कहाँ से करता, या मुझे पता भी है तो मुझे ट्वीट करना नहीं आता, है ना।